Hello everyone and welcome to my channel Physical Education with Ankul. So this is my first video of online teaching and I made this video for students of class 10th of physical activity trainer who are having their exam on 16 February. So I hope कि सभी को वीडियो पसंद आएगा और मैं ट्राई करूँगा कि सभी के जो डाउट्स हैं या क्वेरीज है रिलेटेड टू एनी टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लियर कर पाएँ और जो आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर शो हो रहा है उसमें ब्लूप्रिंट भी दिया है जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाले हैं या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले हैं तो ये भी हमको समझने को मिल जाएगा। तो मेनली आपको पता है कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होता है इसका वो 50 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 2 आवर्स मिलते हैं। अब लास्ट ईयर तक क्या था कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे दिख रहा है, जो पार्ट ए है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो 10 मार्क्स का है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपको यूनिट 1 दिख रहा है, इसमें लास्ट ईयर तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन इस साल इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क का ही दिया है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में ऐड किया गया है। वैसे ही इसी में जो यूनिट 5th है ग्रीन स्किल्स, इसमें भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाला है और जो 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको भी ऐड ऑन किया है। सो जो क्राइटेरिया था वो तो सेम ही है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स को भी नंबर दिए गए हैं। सो ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इसमें टोटल आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपको टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप आएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करना है। वैसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। देन आता है आपका पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है, जिसमें 40 मार्क्स का आने वाला है और इसमें 4 यूनिट्स है। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इवोल्यूशन नहीं है वो, शायद मिसप्रिंट हुआ है, वो इवेल्युएशन है ऑफ स्टूडेंट्स, देन फ्री प्ले एंड मॉनिटरी एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है, अब लास्ट 2 डेज बचे हैं, तो वो ये ट्राई कीजिए कि पार्ट बी वाला जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं या यूनिट है, तो इनमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सभी में 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप में देखेंगे तो किसी में एक है, किसी में दो है। उसी में लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए गए हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला जो पार्ट है उसमें ना नहीं दिया है, वो आपके पार्ट बी में ऐड करे हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट बी जो है ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, तो बेटर ये है कि आप पार्ट बी से स्टार्ट कीजिए। और जितने भी सैम्पल पेपर्स मैं यहाँ पर करवाऊंगा, अभी आज मैं 2023-24 वाला करवा रहा हूँ, नेक्स्ट डे या इवनिंग में मैं 22-23 वाला करवाऊंगा। तो इसी तरीके से हम जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव वाला जो टोटल पार्ट है 24 मार्क्स कवर कर रहा है थ्योरी में, और 26 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट से आ रहा है। ठीक है, तो बेटर है कि हम जो पार्ट बी है उस पर ज़्यादा फोकस करें अगर 2 दिन बचे तो, क्योंकि अगर आप पार्ट ए पढ़ना चालू करेंगे तो वहाँ से सिर्फ 10 मार्क्स का आ रहा है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए बेटर है कि ज़्यादा स्कोर करने के लिए हम पार्ट बी को ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। इसमें क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें दो टाइप के सेक्शन है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। और टोटल जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में वो 21 क्वेश्चन रहेंगे। अब स्टार्टिंग में क्या है कि आपके जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे स्टार्टिंग के, उसमें 6 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस सब पार्ट्स क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन के 6 क्वेश्चंस सब पार्ट्स होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और उसमें आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी हेडिंग अच्छे से पढ़ना है। जैसे किसी क्वेश्चन में दिया है कि 6 क्वेश्चन सब पार्ट्स में है और 4 क्वेश्चंस अटेंड करना है, वैसे ही किसी क्वेश्चन में दिया है कि 6 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस अटेंड करना है, तो आप इसमें मत रहिएगा कि हर जो पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। किसी में 4 है, किसी में 5 है, तो आप क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड कीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम चालू करते हैं हमारा सेक्शन ए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, कोई 4 क्वेश्चंस करना है, 6 क्वेश्चंस गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका,
वो देखते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि जो ओरिजिन है कम्युनिकेशन वर्ड का वो कहाँ से आया है। ठीक है, चार ऑप्शंस आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कम्युनिस मीनिंग कॉमन। ऑप्शन बी फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीनिंग टू शेयर। ऑप्शन सी फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कम्युनिक्यू मीनिंग्स टू एक्सचेंज। एंड ऑप्शन डी फ्रॉम द संस्कृत वर्ड संबंध मीनिंग रिलेशन। यहाँ चार ऑप्शन आपको गिवन है। इसमें आपने अगर कम्युनिकेशन थोड़ा भी पढ़ा है तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। तो ऑप्शन बी जो आपका रहेगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि दो क्वेश्चंस और बनते हैं इसी क्वेश्चन से, इस कम्युनिकेशन से। इसमें आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कम्युनिकेयर है ये कौन सा वर्ड। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो लैटिन वर्ड होगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, जो होता है कि जो वर्ड कम्युनिकेयर है उसका मीनिंग क्या होता है। तो इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसका मतलब जो होता है वो टू शेयर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एक और बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, व्हाट आर द स्ट्रेसर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने पढ़ा है या स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो उसमें गिवन है कि स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि चार ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं इसमें। तो ऑप्शन ए है सिचुएशंस दैट कॉज रिलैक्सेशन एंड काल्मनेस। ऑप्शन बी सिचुएशंस दैट डू नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। ऑप्शन सी सिचुएशंस दैट लीड टू इमोशनल मेंटल फिजिकल और सोशल रिएक्शंस। और ऑप्शन डी जो होता है वो है सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिजायरेबल। तो स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस जो है उसको क्रिएट करने में जो स्ट्रेसर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेसर जो है वो स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इस कारण क्या होता है कि जितने भी आपकी इमोशनल है या सोशल है या मेंटल या फिजिकल वेलबींग है या आपकी डेली रूटीन की जो भी वर्क है एक्टिविटीज है उनको हिंड्रेंस इस स्ट्रेसर की वजह से आती है। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो ऑप्शन सी जो है सिचुएशन दैट लीड टू इमोशनल मेंटल फिजिकल और सोशल रिएक्शंस, ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और इसी में आपका स्ट्रेस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा ये वाला क्वेश्चन। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, अगर हम इस वर्ड को अगर समझने का ट्राई करें इमोशनल और इंटेलिजेंस को, तो हम ये कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशंस का सही तरीके से यूज करना या इमोशंस को मैनेज करना, है ना। लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन ए है द एबिलिटी टू इग्नोर वंस इमोशंस। ऑप्शन बी द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस as well as the emotion of others. Option C, the ability to suppress emotions entirely. And option D, the ability to react impulsively to emotional triggers. तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया है कि इग्नोर करना इमोशंस को, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हम सही मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया है कि जो एबिलिटी होती है किसी खुद के जो इमोशंस है उसको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना, और दूसरे के जो इमोशंस है उनको भी समझना। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू नेविगेशन कीज सच एज होम एंड एंड डू ऑन अ कीबोर्ड। अब अगर आपको नेविगेशन कीज और अपने कंप्यूटर में पड़ी है, तो कंप्यूटर वाले पार्ट में नेविगेशन कीज है, कंट्रोल कीज है, कमांड कीज है। तो ये जो कीज है आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। और अगर आप थोड़ा भी इसको पढ़ेंगे 10-15 मिनट भी अगर इसको आप टाइम देते हैं तो इजी क्वेश्चन, इजी पार्ट है, और इसमें आप डायरेक्ट नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या गिवन है। सो ऑप्शन ए, मूव द कर्सर टू द लेफ्ट right end of a line of text. Option B, delete characters to the right of the cursor. Option C, move on one page up and one page down in a document. And option D, overwrite characters to the right of the cursor. सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जब भी आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ऑड वन आउट कर दीजिए, मतलब जो बिल्कुल भी नहीं होगा उसको हटाते जाइए। तो आखिरी में आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे जिसमें से आपको चूज करना रहेगा। तो इसलिए इस कारण आपका जो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ठीक है। फिर ऑप्शन बी हम देखते हैं, डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। अब डिलीट की बात आ रही है तो यहाँ पर
डिलीट जो होता है, अगर डिलीट बटन अगर कर्सर अगर किसी वर्ड के या किसी कैरेक्टर के पहले है तो उसके बाद वाला अगर कोई कैरेक्टर डिलीट हो रहा है, डिलीट पर क्लिक करना है तो वो डिलीट ही होगा। ठीक है। देन ऑप्शन सी, मूव वन पेज अप एंड वन पेज डाउन, तो पेज अप पेज डाउन वाला ये बता रहा है तो ये नहीं होगा। देन ओवरराइड कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मूव द कर्सर टू द लेफ्ट राइट एंड ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब अगर आप होम क्लिक करते हैं, होम अगर बटन प्रेस करेंगे आप, तो डायरेक्टली आपको लाइन के लेफ्ट में वो कर्सर आपका आ जाएगा। और अगर आप जैसे एंड बटन या एंड की प्रेस करते हैं तो आपका जो लाइन है उसकी जस्ट राइट में आपका कर्सर चला जाएगा। ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, व्हाट डज द डिमांड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब ये है कि डिमांड का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। चार ऑप्शन आपके गिवन है। सो ऑप्शन ए, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट एंटरप्रेन्योर्स वांट। ऑप्शन बी, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। ऑप्शन सी, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। एंड ऑप्शन डी, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज डिफिकल्ट टू सेल। ठीक है। अब इसमें ऑड वन आउट करते हैं कि अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नो लॉन्गर नीडेड, ऑप्शन सी। तो इसको हम बिल्कुल हटा देते हैं क्योंकि ये डिमांड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। देन आपका अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज डिफिकल्ट टू सेल, ऑप्शन डी। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन दो बच रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब देखिए, अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट एंटरप्रेन्योर्स वांट। तो भाई अगर एंटरप्रेन्योर का हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर मतलब ये होता है कि वो इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, जिसका खुद का बिजनेस होता है, और वो क्या करता है, जितनी भी पब्लिक डिमांड है, पब्लिक का नीड है जो आपके सराउंडिंग में, ठीक है, उसको फुलफिल करने का ट्राई करता है बिजनेस के थ्रू, और बिजनेस को ग्रो ग्रो भी करता है। वो ग्रो करने के साथ साथ वो प्रॉफिट भी अर्न करता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एज मेंशन इन द पैसेज। अब पैसेज यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो ग्रीन स्किल्स हैं, वो वाली यूनिट अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है ग्रीन स्किल्स की, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ही ये आपका दिया हुआ है कि जो प्राइमरी गोल होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, वो क्या होता है। यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए गिवन है, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एट एनी कॉस्ट। ऑप्शन बी, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सटेंसिवली टू बूस्ट क्रॉप यील्ड। ऑप्शन सी, प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और लिव स्टॉक विदाउट डैमेजेस टू ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम्स। एंड ऑप्शन डी, यूटिलाइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे पैसेज गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा तो उसमें पैसेज गिवन रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वाज गिवन इन ग्रीन स्किल्स चैप्टर, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो हम अगर बात करें, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा क्लास 10th में ही, कि अगर आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं आप क्रॉप्स क्रॉप्स का, तो वो इस तरीके से कीजिए कि जो ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम्स हैं उनको डैमेज ना हो। जैसे ये बोला जाता है ना कि जो फार्मिंग होती है, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो फार्मिंग होती है उसमें जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, उनका कम यूज करना चाहिए ताकि जो सॉइल है वो भी खराब ना हो, और जो क्रॉप्स है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो जल्दी भी हो और हेल्दी भी हो, जो लोगों के लिए हेल्दी भी हो। ठीक है। तो इसी तरीके से ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमने बात की है। अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब देखिए इसमें मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन 2 जो है इसमें दिया हुआ है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। और अगर क्वेश्चन 1 में हमने देखा था तो क्या लिखा हुआ था, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिएगा कि पहले वाले में भी 4 करे थे तो क्वेश्चन 2 में भी 4 ही क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 का। सो व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर। फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की, या फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की, या फिजिकल एजुकेशन टीचर, तीनों टाइप में क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है तो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर हो गया तो वो अलग हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया तो वो बिल्कुल अलग हो गया। तो तीनों बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सिमिलर ही है तीनों चीजें। सो ऑप्शन ए आपका गिवन है, कंडक्टिंग एकेडमिक क्लासेस, ये तो है।
ऑप्शन बी आपका दिया है ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स, ये नहीं है। देन ऑप्शन सी एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन हेल्थ फिटनेस इन स्पोर्ट्स, एंड ऑप्शन डी मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। देखिए ए सी एंड डी तो बिल्कुल है। अब ऑप्शन बी जो है उसको हम हटा देते हैं। अब तीन ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। अब हमको क्या इसमें पूछा गया प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कंडक्टिंग एकेडमिक क्लासेस तो ठीक है, लेना है क्लासेस, जो भी हम जैसे 10th हुई तो उसका भी क्लास लेना है, छोटे बच्चे उनका भी क्लास लेना है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जैसे अगर देखें तो मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है क्या, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ठीक है, वो जो दूसरी अथॉरिटीज होती है वो करती है, तो ऑप्शन डी भी आपका हट जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका सी बच रहा है। तो सबसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की या फैसिलिटेटर की होती है वो है एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन हेल्थ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। प्राइमरी मोटो ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट में सबसे पहले आपका जो है हेल्थ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स ही आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, विच प्रोग्राम फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्किल्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विद इन अ ग्रुप और कम्युनिटी। कम्युनिटी को हम इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं या ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो जो विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ स्कूल चल रहा है या कम्युनिटी हम बोल रहे हैं, तो कम्युनिटी में विद इन दी बाउंड्रीज चलेगा या इनसाइड चलेगा। तो जो भी ऐसे प्रोग्राम या जो भी ऐसी स्किल्स या जो भी ऐसी एक्टिविटीज जो विद इन द इंस्टीट्यूशन, विद इन द कम्युनिटी या विद इन द ग्रुप चल रही है, उसको हम इंट्राम्यूरल प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। अब इसमें तीन ऑप्शंस और गिवन है, एक है सर्विस प्रोग्राम, एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम और फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो सर्विस प्रोग्राम से भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सर्विस प्रोग्राम में क्या होता है, जो भी नॉलेज दिया जाता है वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन थियोरेटिकल टाइप में दिया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सर्विस प्रोग्राम होगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटी या कोई कम्युनिटी या कोई कंपनी या कोई स्कूल के स्टूडेंट्स या प्लेयर्स बाहर कहीं खेलने जा रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, तो फिर वो जो आएगा उसका आंसर होगा एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम। देन ऑप्शन डी फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, मतलब रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स के थ्रू और फिटनेस के थ्रू या माइनर गेम्स के थ्रू जो आपके स्किल्स को या फिटनेस को डेवलप किया जाता है, तो उसमें फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एम ऑफ द एडवेंचरस एक्टिविटीज मेंशन इन द पैसेज। इसमें भी पैसेज पूछा गया लेकिन पैसेज गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले में ये गिवन है कि जो एडवेंचर एक्टिविटीज का भी अगर हम ऐसे भी देखते हैं कि एम क्या होता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए एनहांसिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी ऑफरिंग थ्रिल एंड एक्शन, एंड ऑप्शन डी प्रमोटिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। तो एनहांसिंग इंटेलेक्चुअल स्किल जो होगा तो वो थोड़ा नहीं होगा इसमें, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, जैसे ट्रैकिंग हो गया या हाइकिंग हो गया या सर्फिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, तो ये सब क्या है, एडवेंचरस एक्टिविटीज में एडवेंचर करने में मिलता है हमको। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे हम तो ऑप्शन सी जो है वो सबसे बेस्ट है। तो जैसे लिखा है यहाँ पर ऑफरिंग थ्रिल एंड एक्शन, तो थ्रिल एंड एक्शन कहाँ होता है, एडवेंचर एक्टिविटीज में ही होता है। तो एम जो होगा जो एडवेंचर एक्टिविटीज का वो है ऑफरिंग थ्रिल एंड एक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। सीधा सा क्वेश्चन है, अगर आपको जो करेक्टिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइज या रिहेबिलिटेशन के बारे में अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है कि इंजरी के पहले इंडिविजुअल की जो कंडीशन थी उस कंडीशन में वापस आना थ्रू द हेल्प ऑफ रिहेबिलिटेटिव एंड करेक्टिव एक्सरसाइजेस। तो क्या पर्पस होता है करेक्टिव और रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइज का फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में, तो इसमें ऑप्शन दिए आपके पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए जो आपका गिवन है वो है एनहांसिंग फिजिकल फिटनेस। तो एनहांसिंग फिजिकल फिटनेस के लिए तो क्या होता है, अगर इंजरी है तो फिजिकल फिटनेस नहीं हो सकती, तो फिजिकल फिटनेस को एनहांस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस की जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये तो नहीं होगा। देन ऑप्शन बी आपका फॉस्टरिंग टीम स्पिरिट, ये भी आपका नहीं होगा। देन ऑप्शन सी है एड्रेसिंग डिफेक्ट्स और इंजुरीज फॉर करेक्शन। अब ऑप्शन डी में देख लेते हैं, प्रोमोटिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है कि जो आपका मैंने आपको बताया था, जो एक्सप्लेन किया मैंने रिहेबिलिटेशन आपको, कि जितने भी डिफेक्ट्स या इंजुरीज आपकी है
उसको करेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, व्हाट एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज स्कूल असेंबली में होना चाहिए। तो अगर आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने क्या क्या बताया है कि स्कूल असेंबली में क्या क्या एक्टिविटीज होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सो ऑप्शन ए, ओनली रीडिंग हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़पेपर। ऑप्शन बी, ओनली परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। ऑप्शन सी, reading headlines, performing physical exercises, singing the national anthem, and other activities like storytelling and inviting guest speakers. And option D, none of the above. तो इसमें आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि जब भी हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो हमेशा नेशनल एंथम जरूर होता है। तो इससे आपको डायरेक्टली क्लियर भी हो जाएगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी। ठीक है, देन आता है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वन ऑफ द की रिकमेंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रॉपर असेंबली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये भी पैसेज वाला क्वेश्चन है जिसमें आंसर गिवन नहीं है। तो इसमें जो आपका ऑप्शंस दिए गए हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एंटर द असेंबली एरिया विदाउट एनी सुपरविजन। ऑप्शन बी, कैटेगराइजिंग टास्क इनटू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द असेंबली। Then allocating places to classes during the assembly, and option D, conducting academic lectures during the assembly। तो सबसे पहले हम एक चीज हम क्या हमने आपको बताया था कि जो ऑड वन आउट है उनको हम हटाते जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन डी आप देखेंगे कि कंडक्टिंग एकेडमिक लेक्चर्स ड्यूरिंग द असेंबली, तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बच रहे हैं। एलोकेटिंग, ऑप्शन सी देखेंगे, एलोकेटिंग प्लेसेस टू क्लासेस ड्यूरिंग द असेंबली। देन ऑप्शन बी, कैटेगराइजिंग टास्क इनटू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द असेंबली। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि स्कूल असेंबली पीएटी को या फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर को कैसे कंडक्ट करानी चाहिए, उसके बिफोर आफ्टर और ड्यूरिंग क्या क्या वर्क रहते हैं, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं बताऊंगा तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि जितने भी टास्क है उनको बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द असेंबली में कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उसमें पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इजीली आप एक बार अगर रीड करेंगे चीज़ें तो आपको इजीली आप ऑब्जेक्टिव्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। प्राइमरी पर्पस क्या होता है असेसमेंट का, टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट आपको पता ही है, जो भी हमारे टेस्ट वेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग टेस्ट जो होता है, अगर हम बात करें तो क्यों लिया जाता है टेस्ट, ताकि हमारी नॉलेज का पता लग पाए, ठीक है, या हमारी लर्निंग इंप्रूव हो पाए, एनहांस हो पाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। तो ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स। प्रोवाइडिंग ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इवेल्यूशन होता है, इवेल्यूशन का काम होता है ग्रेड देना, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है। देन ऑप्शन बी आपका मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट हैज बीन लर्न एंड एनहांसिंग लर्निंग। देन ऑप्शन सी समराइजिंग द एंटायर कोर्स कंटेंट। ऑप्शन डी इवेल्यूटिंग द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है ऑप्शन बी कि मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट हैज बीन लर्न एंड एनहांसिंग लर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड असेसमेंट मीन एटिमोलॉजिकली। एटिमोलॉजिकली मतलब ये होता है कि जो वर्ड असेसमेंट है उसका ओरिजिन क्या है, या किस हिस्ट्री वर्ड से वो लाया गया है, ठीक है, या उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर चार मीनिंग इसमें दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए लिखा है टू सिट बिसाइड द लर्नर। ऑप्शन बी टू जज स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देन ऑप्शन सी to evaluate the final outcome, and option D to monitor student progress। तो इसका जो मतलब होता है असेसमेंट का, एटिमोलॉजिकली हम बात करें, ओरिजिन के थ्रू भी हम बात करें, तो वो होगा टू सिट बिसाइड द लर्नर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें दो क्वेश्चन आपके और बनते हैं। एक तो जो असेसमेंट वर्ड है ये किस वर्ड से बना हुआ है, ये बना हुआ असेस वर्ड से, ASSESS असेस वर्ड से। ठीक है, और जो असेस वर्ड है वो
जो है उसका मीनिंग है एसिड एयर। मतलब वो जो बना है, जो असेस वर्ड बना है वो एसिड एयर से बना है, ASSIDER। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि असेसमेंट किस वर्ड से बना है, तो असेस। और असेस जो है किस वर्ड से बना हुआ है, तो एसिड एयर से बना हुआ है। ठीक है, और एसिड एयर या असेसमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, टू सिट बिसाइड या टू सिट बिसाइड द लर्नर। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन और आपसे इससे बन सकते हैं। ठीक है, देन आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्राइमरीली एम टू अचीव? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्राइमरी एम क्या होता है? अगर आपने इवैल्यूएशन के 3 टाइप्स पढ़े हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि फॉर्मेटिव में क्या होता है, समेटिव में क्या होता है और डायग्नोस्टिक में क्या होता है। 3 टाइप होते हैं इवैल्यूएशन के, तीनों से आपके क्वेश्चन 1 मार्क में बन सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, तीनों में एक छोटा छोटा डिफरेंस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जब सामने वाला हमको आंसर करेगा, जैसे सामने टीचर क्या करता है, टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, तो स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं। तो आंसर का टीचर क्या करता है, फीडबैक देता है कि ये आंसर में ये चीजें कम थी। तो ये क्या है, ऑनगोइंग एक प्रोसेस है जिसमें कि स्टूडेंट को फीडबैक उसी वक्त दे दिया जाता है, सामने वाले को फीडबैक उसी वक्त दे दिया जाता है, और उसकी लर्निंग के बारे में बताया जाता है, उसको असेस किया जाता है। ठीक है, और आपका जो समेटिव इवेल्यूशन होता है, समेटिव इवेल्यूशन जो सेकेंड टाइप है इवेल्यूशन का, समेटिव इवेल्यूशन में क्या होता है कि जो भी लर्निंग इंडिविजुअल या स्टूडेंट के थ्रू मास्टर्ड हुई है, वो कंप्लीशन या क्लोजर ऑफ द सिलेबस या चैप्टर के बाद ही होती है। मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम में जो आउटकम है उसको देखा जाता है। मतलब प्रोग्राम जैसे एंड हुआ या सिलेबस आपका एंड हुआ, तो उसको, उसका जो आउटकम है वो आखिरी में देखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। और एक होता है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। यहाँ पर डायग्नोस्टिक का अगर मतलब देखेंगे हम, तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है कि इसमें इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगाया जाता है। और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का एक फायदा और होता है कि ये जो भी प्रॉब्लम इससे इंडिविजुअल सफर कर रहा है उसका कॉज भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन होता है या ये जो प्रॉब्लम होती है किसके थ्रू ठीक हो सकती है, रेमेडियल एक्शन के थ्रू। रेमेडियल एक्शन क्या होता है, रेमेडियल एक्शन मतलब वही जो चीज में प्रॉब्लम हो रही उसके ऊपर वर्क करके उस वीकनेस को या उस पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को स्ट्रेंथ बनाया जाए। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके इवेल्यूशन होते हैं, मैंने आपको समझा दिए। तीनों से क्वेश्चन इसी बेस पे आएंगे अगर आएंगे तो हम फॉर्मेटिव इवेल्यूशन का देख लेते हैं आंसर क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग क्लोजर टू द असेसमेंट प्रोसेस, तो ये नहीं होगा। देन मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग फीडबैक, तो हमने पढ़ा था, सेम चीज मैंने आपको समझाई थी कि स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग फीडबैक मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डज बैलेंस इन स्किल रिलेटेड फिटनेस रेफर्स टू? बैलेंस का मतलब क्या होता है स्किल रिलेटेड फिटनेस में? स्किल रिलेटेड फिटनेस जो है आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके 2 मार्क के क्वेश्चन में जो है ये आ सकता है स्किल रिलेटेड फिटनेस आपको समझाने के लिए। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस के यहाँ पे 3 कंपोनेंट बताए गए, एक है एक्शन, सेकंड है बैलेंस, और थर्ड है आपका कोऑर्डिनेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या बैलेंस का मतलब होता है। तो ऑप्शन ए में दिया द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन अ स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, देन द एबिलिटी टू परफॉर्म द राइट मूवमेंट इन अ स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है स्विफ्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन व्हाइल मूविंग। एंड ऑप्शन डी बॉडी कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ बॉडी फैट एंड लीन टिश्यू। तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको हम हटा देते हैं बॉडी कंपोजिशन को, क्योंकि बॉडी कंपोजिशन किसका टाइप है या किसका कंपोनेंट है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। ठीक है, और फिर स्विफ्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन व्हाइल मूविंग, तो ये भी नहीं होगा। देन आता है आपका द एबिलिटी टू परफॉर्म द राइट मूवमेंट इन अ स्पोर्ट। अगर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो लाइन लिखी है ऑप्शन बी में, द एबिलिटी टू परफॉर्म द राइट मूवमेंट इन अ स्पोर्ट, इसको हम बोलते हैं एक्शन, जो कि स्किल रिलेटेड फिटनेस का एक कंपोनेंट है। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बच रहा है। तो ऑप्शन ए का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन अ स्टेशनरी पोजीशन। तो स्टेशनरी पोजीशन में इक्विलिब्रियम मतलब आप बैलेंस बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो उसी को हम
बैलेंस बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब भी बैलेंस होता है। देन विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। ठीक है, जिसको क्वेटलेट इंडेक्स भी बोला जाता है। अगर आप 11th में जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है वेट अपॉन हाइट ऑप्शन ए में, फिर हाइट अपॉन वेट लिखा है ऑप्शन बी में, फिर सी में लिखा है वेट इन हाइट, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड ऑप्शन डी में लिखा है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जो वेट होता है बॉडी मास इंडेक्स के फॉर्मूला में, वो वेट केजी में होता है हमेशा, ठीक है, और जो हाइट होती है वो मीटर में होती है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वेट दोनों ऑप्शन में दे दिए, मान लीजिए कि ए में भी दे दिया, बी में भी दे दिया, ठीक है, तो वेट इन केजी कर दिया लेकिन हाइट कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और एक में कर दिया मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन ए हमने देखा कि वेट इन केजी लिखा हुआ है मतलब सही होगा, और स्क्वायर भी है दूसरी तरफ हाइट में, तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस डाले जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वेट इन केजी होता है और हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है इसका प्राइमरी फोकस किस पे होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एक्शन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, ये तीनों किसके टाइप है, स्किल रिलेटेड फिटनेस के। ठीक है, और अगर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की बात करें तो आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एरोबिक कैपेसिटी, सेकंड होता है एनारोबिक कैपेसिटी, थर्ड होता है आपका स्ट्रेंथ, फोर होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, और फिफ्थ होता है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, स्किल रिलेटेड में सिर्फ 3 है, एक्शन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस की बात की है स्किल रिलेटेड फिटनेस की। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी अगर ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में आता है और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसको बिल्कुल हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो स्किल रिलेटेड फिटनेस की बात चल रही है यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे कि जनरल जो ऑप्शन ए है, जनरल वेलबींग एंड ओवरऑल फिटनेस। अब जनरल वेलबींग की अगर बात आती है तो ये हमेशा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को हम जब डिफाइन करते हैं तो जनरल वेलबींग वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। देन ऑप्शन बी आपका दिया है कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस इज अ टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ को हम मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और एरोबिक कैपेसिटी को हम कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं, जो कि इसका टाइप है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का टाइप है। देन ऑप्शन सी दिया है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एंड स्पेसिफिक स्किल परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक स्किल आ गया मतलब स्किल रिलेटेड फिटनेस से है, तो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं एक बार हम। ऑप्शन डी में दिया है फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दिस बोथ आर आल्सो अ टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन में कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, जो फ्री प्ले वाला आपका चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है, हाउ इज अ गेम डिफाइंड। गेम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है अ स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी विदाउट रूल्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटी विदाउट कंपटीशन, recreational activity with a defined goal and set of rules, and option D a competitive activity without entertainment। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी विदाउट रूल्स, तो गेम जो होता है उसमें रूल्स तो होते हैं लेकिन मॉडिफाइड रूल्स होते हैं। ठीक है, उसमें कंपटीशन भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी विदाउट रूल्स, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। देन ऑप्शन बी रिक्रिएशनल एक्टिविटी विदाउट कंपटीशन, तो ये भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जो गेम होगा उसमें कंपटीशन भी होगा लेकिन रूल जो रहेंगे वो मॉडिफाइड रहेंगे। ठीक है, देन ऑप्शन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटी विद अ डिफाइंड गोल, डिफाइंड गोल यहाँ पे आ गया, एंड सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब कुछ रूल्स उसमें रहेंगे। तो मतलब ये जो आंसर है आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगर आपने स्पोर्ट्स, गेम और प्ले तीनों के बारे में अगर पढ़ा है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार से उनको रीड कीजिएगा, उसमें डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा
देन ऑप्शन डी इसमें है अ कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी विदाउट एंटरटेनमेंट। तो ये भी आंसर गलत है, मतलब ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगर स्पोर्ट, गेम और प्ले के बारे में अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो स्पोर्ट का मतलब जो होता है वो है कि स्पोर्ट क्या है, एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें जो रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स चलते हैं वो रूल्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, और उसमें कंपटीशन भी होता है। ठीक है। और जो गेम होता है, गेम में क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं वो डिफाइंड तो होते हैं, लेकिन वो जो रूल्स हैं वो मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि क्रिकेट, क्रिकेट में T20 जो मतलब 20 ओवर्स का एक मैच होता है अगर नेशनल इंटरनेशनल की हम बात करते हैं, और एक होता है 50 ओवर्स का मैच। ठीक है। लेकिन हम हमारे आसपास के जो ग्राउंड है वहां पे अगर हम खेलते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, खेलते तो क्रिकेट ही है, लेकिन क्या हम 20 ओवर्स या 50 ओवर्स से खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। ठीक है। तो उसको हम मॉडिफाइड करके क्या कर देते हैं, कहीं 10 ओवर्स कर देते हैं या 8 ओवर्स कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो गेम है उसमें रूल्स मॉडिफाइड होते हैं और कंपटीशन होता है। ठीक है। और थर्ड आता है आपका प्ले। प्ले में क्या होता है, प्ले जो होता है इट इज ओनली अ टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जो कि फन और एंजॉयमेंट के लिए की जाती है, और जिसमें कोई भी टाइप का कंपटीशन नहीं होता है, ना ही कोई रूल्स होते हैं। ठीक है। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है, और तीनों में से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन टू, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्री प्ले। फ्री प्ले और प्ले दोनों सिमिलर ही है, और अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर मैंने प्ले अभी समझाया तो उस तरीके से। तो ऑप्शन ए लिखा है यहाँ पे कंपटीशन, नहीं होगा। देन ऑप्शन बी एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट, ऑप्शन सी एक्सरसाइज एंड फिटनेस, एंड ऑप्शन डी स्किल डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम बात करें तो बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज और फिटनेस तो हो रही है फ्री प्ले में, लेकिन प्राइमरी पर्पस क्या है फ्री प्ले का? प्राइमरी पर्पस है एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस यूजेज ऑफ फ्री प्ले। अगर फ्री प्ले का एक्सेस यूज किया जाएगा, ज्यादा फ्री प्ले खेला जाएगा, मतलब ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज एक्सरसाइज की जाएगी जिसमें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डिफाइंड रूल्स भी नहीं है, तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेज या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? ऑप्शन ए लिखा है एनहांस्ड क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी एनहांस होगी। देन ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन सी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, और ऑप्शन डी इम्प्रूव्ड टेक्निक्स। तो डिसएडवांटेज कौन सा है इसमें? जैसे देखिए कि एनहांस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो डेवलप होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टिसिपेंट, और ऑप्शन डी भी आप अगर देखेंगे कि इम्प्रूव्ड टेक्निक्स। ठीक है। तो टेक्निक तो इम्प्रूव नहीं होती इसमें, लेकिन डिसएडवांटेज में नहीं जाएगा। अगर हम बात करें सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है इसमें, तो वो है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रूल नहीं है और फन के लिए खेला जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है। अगर एडल्ट सुपरविजन नहीं होता है, तो फ्री प्ले में क्या होता है, हमेशा एडल्ट सुपरविजन होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि जो जो भी इंडिविजुअल आपस में खेल रहे हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। देन होता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द की लर्निंग आउटकम ऑफ द फ्री प्ले सेशन। की लर्निंग आउटकम क्या है फ्री प्ले सेशन का, मतलब एक प्रॉपर एडवांटेज क्या है? ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये नहीं होगा हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि हम एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे, तो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स तो नहीं होगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं स्पोर्ट्स और गेम्स को, तो ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन सी आइडेंटिफाइंग फ्री प्ले एक्टिविटीज एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, तो ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि जब हम फ्री प्ले एक्टिविटीज करते हैं तो हमको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में भी पता पड़ता है। एंड मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटीज, मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है और कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया या कोई टाइम बाउंडेशन नहीं बनाई है, तो कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटी में मास्टरिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। और मास्टरी कब हो सकती है कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटीज में? जब आप ट्रेनिंग जो है आपकी स्केड्यूल वाइज या डेली रूटीन वाइज आपकी प्लान्ड हो। ठीक है। तो ये सॉरी, ये आपका ऑप्शन डी जो है ये गलत है, इसका ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज अ प्ले बिकम स्ट्रक्चर्ड। अब जो प्ले होता है,
ठीक है, ये दो टाइप में खेला जाता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो प्ले होता है वो पहले से प्लान्ड होता है, और जब प्लान्ड होने के बाद जो भी जब प्ले खेला होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। और एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि कोई भी चीजें प्लान्ड नहीं होती, सब अनप्लान्ड होता है, उसमें कोई भी चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं चलती है। तो ये दो टाइप होते हैं प्ले के, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। तो हम देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा सही है। क्या हमको वो ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन ए, व्हेन इट इन्वॉल्व्स कंपटीशन। नो, प्ले में कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। देन ऑप्शन बी, व्हेन इट इज कंडक्टेड इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब जो होता है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब आपका होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन। विदाउट एनी प्रिपरेशन जब खेला जाता है तो उसका मतलब इम्प्रॉम्प्टू होता है, तो ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, व्हेन इट इज प्लान्ड एंड कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड ऑप्शन डी है व्हेन इट इज सुपरवाइज्ड बाय एडल्ट्स। तो प्ले कोई भी हो, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, एडल्ट सुपरविजन तो चाहिए ही। लेकिन स्ट्रक्चर्ड कब होगा? जब वो प्लान्ड होगा और कंडक्टेड होगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने आपको बताया था, समझाया था जस्ट अभी 2 मिनट पहले। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस यूजेज ऑफ फ्री प्ले इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, फ्री प्ले जो है एडल्ट्स भी खेलते हैं और चिल्ड्रन भी खेलते हैं। अगर एडल्ट्स खेलते हैं तो उसमें एडल्ट सुपरविजन होना जरूरी है, और चिल्ड्रन भी खेल रहे हैं तो भी उसमें एडल्ट सुपरविजन होना जरूरी है। अब दोनों में जो डिसएडवांटेज है वो थोड़े अलग अलग है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो झगड़ा नहीं करेंगे, है ना, लेकिन उनकी जो टेक्निक है वो गलत होना चालू हो जाएगी। ठीक है, और जो एडल्ट्स है उसमें कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों जगह एडल्ट सुपरविजन जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या होगा जब चिल्ड्रन खेल रहे हैं तो। ठीक है, तो पहला लिखा है रिटेन्स इंटरेस्ट, ऑप्शन बी लिखा है फैसिलिटेट्स असेसमेंट, ऑप्शन सी लिखा है मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक्स, एंड ऑप्शन डी एनहांसेस प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो एनहांसेस प्रोग्रेस ट्रैकिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, क्योंकि फैसिलिटेट्स होता ही नहीं असेसमेंट जब कोई रूल नहीं है तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक, है ना, ये आपका डिसएडवांटेज होगा इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये आपका इन्वेंट्री और मैनेजमेंट, जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उससे पूछा गया क्वेश्चन है, या मॉनिटरी और इन्वेंट्री जो है आपका चैप्टर उसमें से पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फैक्टर इज इसेंशियल टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और प्रॉप्स। इसमें से कौन सा फैक्टर जब हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका है कलर प्रेफरेंस, ऑप्शन बी है वेट ऑफ द इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है एज अप्रोप्रिएटनेस, एंड ऑप्शन डी है ब्रांड पॉपुलैरिटी। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए, तो कलर प्रेफरेंस तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस करने में बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम कलर देखेंगे तो हो सकता है जो मटेरियल है वो अच्छा ना हो, या इक्विपमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो ये नहीं होगा। देन है वेट ऑफ द इक्विपमेंट, वेट ऑफ द इक्विपमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें हमको अ, दूसरी चीजें भी देखना पड़ेगी कि क्या वो एज के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है ना। देन ऑप्शन सी, एज अप्रोप्रिएटनेस, ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एज अप्रोप्रिएटनेस की अगर हम बात करते हैं तो जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम सिलेक्ट करते हैं किसी बच्चे के लिए या बिगिनर के लिए या किसी एडवांस प्लेयर के लिए या किसी एडल्ट के लिए या किसी एडोलसेंट के लिए, तो हम एज के अकॉर्डिंग और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जो बिगिनर ही है 6 या 7 ईयर्स का, तो उसको हम डायरेक्टली लेदर बॉल से खिलाना चालू नहीं करेंगे क्रिकेट में अगर खिला रहे हैं तो। ठीक है, हम पहले धीरे से उसको प्लास्टिक बॉल देंगे या उसका स्टांस सुधारेंगे, धीरे धीरे फिर प्लास्टिक से टेनिस बॉल पे जाएंगे, फिर टेनिस से लेदर बॉल पे जाएंगे। तो स्टार्टिंग जो प्राइमरी उसकी रिक्वायरमेंट है वो है प्लास्टिक बॉल, तो उस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। तो इसलिए यहाँ पर एज अप्रोप्रिएटनेस जो है वो सही आंसर है। और ब्रांड पॉपुलैरिटी क्या होता है, ब्रांड पॉपुलैरिटी में ये है कि जो ब्रांड चल जाता है उस ब्रांड का हम लेना पसंद करते हैं, है ना। तो कई बार उसमें धोखा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे एडिडास है तो एडिडास में फर्जी जो होते हैं या नकली जूते या नकली टी शर्ट्स या नकली जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो बहुत मिलता है, वैसे एमआरएफ में भी। तो इस तरीके से जो एज अप्रोप्रिएटनेस है वो सही आंसर आपका होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, what does industry standard mean in the context of sports equipment selection?
अब आप सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब आप पढ़ेंगे मॉनेटरी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, तो 6 से ऐसे 7 फैक्टर्स दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सिलेक्शन या परचेसिंग होना चाहिए। तो वो जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आप इजीली डायरेक्ट देख करके सॉल्व कर देंगे। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सिलेक्शन में क्या होता है। तो ऑप्शन ए है इक्विपमेंट मेड फ्रॉम मेटल। कोई भी इक्विपमेंट मेटल से बना हुआ हो तो ये नहीं होगा। हर इक्विपमेंट अलग अलग मटेरियल से बना होता है, इसलिए ये नहीं है। देन ऑप्शन बी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एज पर इंडस्ट्री गाइडलाइंस। तो इंडस्ट्री गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, मतलब वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है ना, पर्टिकुलर इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। तो ये हम ऑप्शन बी अभी पॉज रखते हैं। देन ऑप्शन सी इक्विपमेंट एंडोर्स्ड बाय फेमस एथलीट्स। ऐसे इक्विपमेंट जिनका एथलीट्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो इक्विपमेंट हम लेने जा रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का नहीं निकलता है, या जो भी प्लेयर है उसको सूट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। देन ऑप्शन डी इक्विपमेंट विथ हाई रीसेल वैल्यू। तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका जो बी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड एज पर इंडस्ट्री गाइडलाइंस, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई इज इट क्रूशियल टू मैच द स्पोर्ट्स टाइप विद द इक्विपमेंट यूज्ड। ये पूरा इन्वेंट्री वाले चैप्टर से आपसे पूछा गया है। तो ये क्रूशियल क्यों हो जाता है, स्पोर्ट्स टाइप को इक्विपमेंट यूज से मैच करना। तो स्पोर्ट्स टाइप भी उसमें एक फैक्टर है। तो हम एक बार पहले देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है टू कंफ्यूज द प्लेयर्स। ऑप्शन बी टू इम्प्रूव द एस्थेटिक ऑफ द गेम। ऑप्शन सी टू एनहांस प्लेयर सेफ्टी एंड गेम क्वालिटी। एंड ऑप्शन डी टू चैलेंज द प्लेयर्स, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स टाइप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए जब आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हो, तो मान लीजिए आपको बास्केटबॉल के लिए बॉल लेना है, तो बास्केटबॉल खेलने के लिए बास्केटबॉल ही लेना पड़ेगी। अगर आपने स्पोर्ट्स टाइप पे ध्यान नहीं दिया और आपने उसकी जगह वॉलीबॉल ले ली, तो वॉलीबॉल का जो वेट होता है वो बास्केटबॉल से लाइट होता है, कम होता है। तो ड्रिबल भी अलग अलग टाइप में होगी, उसकी ग्रिपिंग भी अलग होगी। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने पूरे जो प्रैक्टिस है वॉलीबॉल से करा दी बास्केटबॉल की आपके स्टूडेंट की, और जब वो टूर्नामेंट खेलने का तो बास्केटबॉल का वेट भी ज्यादा होता है, तो उसको कैचिंग में ड्रिबलिंग में और पासिंग में, कैचिंग में भी प्रॉब्लम आने लगी, तो वहां पे हो सकता है इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर स्पोर्ट्स टाइप है या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, वही सिलेक्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, उसको हम स्पोर्ट्स टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सही करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा टू एनहांस प्लेयर सेफ्टी एंड गेम क्वालिटी। देन हाउ डज द बजट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड प्रॉप्स। बजट कैसे अफेक्ट करता है सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और प्रॉप्स को। तो ऑप्शन ए है बजट डज नॉट इम्पैक्ट द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो इसको हटा देते हैं। ऑप्शन बी हायर बजट ऑलवेज लीड्स टू बेटर इक्विपमेंट क्वालिटी। अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे बोला गया कि हायर बजट जितना ज्यादा होगा उतनी बेटर क्वालिटी आएगी, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक क्वालिटी चेक नहीं करोगे, कई बार ऐसा भी होता है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी जो है कभी कभी अच्छे हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो, या लो प्राइस प्रोडक्ट जो है वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे रेयर केस में होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है। देन ऑप्शन सी बजट डिटरमाइंस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट दैट कैन बी परचेस्ड। तो बजट जो है वो डिटरमाइन करता है आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट जो आप खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आप प्लान बना रहे हो या कोई भी किसी भी चीज को या किसी भी इक्विपमेंट को परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, बजट देखोगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी और क्वालिटी बनाओगे परचेस करने के लिए, ठीक है। देन ऑप्शन डी आता है लोअर बजट एंश्योर्स बेटर इक्विपमेंट ड्यूरेबिलिटी। तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। तो ऑप्शन सी जो है वो एक ऑथेंटिक आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टॉप वॉच इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जो आपका मॉनिटरी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, इसी में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हुए हैं जिसमें आपको लिस्ट दी है सभी प्रॉप्स और इक्विपमेंट की, और उनका क्या यूजेज होता है आपके स्पोर्ट्स में, उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो वो आप अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं स्टॉप वॉच से रिलेटेड या दूसरे इक्विपमेंट से रिलेटेड भी आएंगे, उनके यूजेज से रिलेटेड आएंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए टू मेजर डिस्टेंस, टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, टू इंडिकेट प्लेयर्स पोजीशन एंड टू कैलकुलेट स्कोर्स। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर इसमें दिख रहा है कि स्टॉप वॉच किस काम आती है, टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव का, वो है
Why is customization necessary for sports equipment used by small group of learners? जो छोटे ग्रुप होते हैं लर्नर्स के, जो छोटे ग्रुप होते हैं, उनमें कस्टमाइजेशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्यों जरूरी है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू मैच द इक्विपमेंट विद द टीम्स यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल नहीं होगा, इक्विपमेंट और यूनिफॉर्म से कोई इसका नेटवर्क नहीं है। देन टू कंफ्यूज ओपोनेंट्स, ये भी नहीं होगा। टू एंश्योर फेयर प्ले, ये भी नहीं होगा। लास्ट जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, ये करेक्ट है। एक मिनट, जस्ट मिनट। ऑप्शन डी जो है आपका, इसमें करेक्ट माना गया है। इसमें टू एडप्ट द लर्नर्स नीड्स एंड ग्रुप साइज, टू एडप्ट द लर्नर नीड और ग्रुप साइज मतलब क्या है कि लर्नर जो है वो आपका किस लेवल का है, बिगिनर लेवल का है या मॉडरेट लेवल का या एडवांस लेवल का, तो उसकी नीड हमको पता होनी चाहिए, तब जाके हम उसका जो इक्विपमेंट उसको कस्टमाइज करेंगे। जैसे कोई प्लेयर प्लास्टिक बॉल से खेल रहा था, वो प्लास्टिक बॉल से परफेक्ट खेलना सीख गया, तो हम उसको टेनिस बॉल से खिलवाने चालू करेंगे। टेनिस बॉल सीख जाए फिर लेदर, तो ऐसे उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को कस्टमाइज करते रहेंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो पाए। ठीक है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था पूरे क्वेश्चन इसका हो चुका है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी आपको डाउट लगेगा तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।